नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जटिल दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास जो जानकारी है, वो इसके टेक बेस, इसके उतार-चढ़ाव वाले इतिहास और हाँ, भविष्य पर भी रोशनी डालती है। कोशिश यही है कि इस जानकारी के सागर से सबसे ज़रूरी और चौंकाने वाली बातें आपके लिए निकालें। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर एक डिजिटल एसेट है। इसमें क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है लेन देन सिक्योर करने के लिए। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। आमतौर पर कोई सेंट्रल बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता इस पर। बिल्कुल सही। और इस डिसेंट्रलाइजेशन का जो आधार है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये एक साझा डिजिटल बही खाता है। सब देख सकते हैं और इसे बदला नहीं जा सकता। लेन देन इसी पर रिकॉर्ड होते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसकी पारदर्शिता और सुरक्षा ही इसे इतना क्रांतिकारी बनाती है। हालांकि ये पूरी तरह हैकिंग प्रूफ है या नहीं, इस पर बहस है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? जरा और समझाएंगी कि ये लेन देन पक्का कैसे होता है? वो प्रक्रिया क्या है? हाँ, जरूर। तो जब कोई लेन देन होता है, वो पहले नेटवर्क पर जाता है। फिर आते हैं माइनर्स या स्टेकर्स। ये लोग उसे कंफर्म करते हैं। जैसे बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क होता है, उसमें माइनर्स को मुश्किल गणित की पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं ब्लॉक को चेन में जोड़ने के लिए। इसमें कंप्यूटर पावर बहुत लगती है। हाँ, और यहीं पर वो एनर्जी वाली चिंता आ जाती है, जिसके बारे में काफी सुनने को मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। ये एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता है सच में। इसीलिए तो प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे दूसरे तरीके आए हैं। उसमें लोग अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को दांव पर लगाकर नेटवर्क सिक्योर करते हैं। इसमें एनर्जी काफी कम लगती है, पर हाँ, उसके अपने अलग सिक्योरिटी सवाल हैं। खैर, एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो ब्लॉक हमेशा के लिए चेन में जुड़ जाता है। फिर उसे बदला नहीं जा सकता। यही इम्यूटेबिलिटी है। वाक़ा तो 2009 में हुआ, जब वो सतोशी नाकामोटो, कोई गुमनाम व्यक्ति या ग्रुप, उन्होंने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर निकाला। सही कहा आपने। बिटकॉइन ने ही दुनिया को ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। और उसके बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई ऑल्ट कॉइन्स की। कुछ तो बिटकॉइन जैसे ही थे, लाइटकॉइन वगैरह। पर अथीरियम बिल्कुल अलग था। उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आइडिया पेश किया। मतलब कोड में लिखे अनुबंध जो खुद ब खुद लागू हो जाते हैं। इसी से विकेंद्रीकृत एप्स यानी डी एप्स और फिर डीफाई का रास्ता खुला। और हाँ, वो बड़े वाले बुल रन जैसे 2017 में, फिर 2021 में, और फिर भारी गिरावट। मार्केट का ये ड्रामा भी कहानी का हिस्सा है। इसने इसे बहुत वॉलेटाइल बना दिया। आज की बात करें तो क्रिप्टो अब सिर्फ टेक गीक्स तक ही नहीं रह गया है। अब तो बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां, कॉरपोरेशंस भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। धीरे-धीरे सही, पर ले रहे हैं। बिटकॉइन, इथेरियम तो हैं ही बड़े नाम, पर हजारों और कॉइन हैं। स्टेबल कॉइन्स हैं जो डॉलर वगैरह से जुड़े होते हैं। मीम कॉइन्स हैं जो मजाक से शुरू होकर वायरल हो जाते हैं। और यूटिलिटी टोकन भी। और डीफाई और एनएफटीज ने तो पूरी एक नई अर्थव्यवस्था ही खड़ी कर दी है। डीफाई मतलब बिना बैंक या बिचौले के फाइनेंशियल सर्विसेज, और एनएफटीज वो डिजिटल आर्ट या कलेक्टिबल्स का मालिकाना हक साबित करने का तरीका। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इन नए क्षेत्रों में तेजी तो बहुत है, पर फ्रॉड और वॉलेटिलिटी का रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। बिल्कुल। यहीं पर रेगुलेशन का सवाल बहुत अहम हो जाता है। सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। भारत में क्या चल रहा है? भारत में देखिए, क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। तो एक तरह से इसे मान्यता तो मिली है, लेकिन कानूनी स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। आरबीआई ने तो लगातार चिंता जताई है वित्तीय स्थिरता को लेकर। दूसरी तरफ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो ये एक पहेली है। इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दें और निवेशकों को कैसे सुरक्षित रखें। दुनिया भर के देश इसी संतुलन को ढूंढ रहे हैं। और भविष्य भविष्य को लेकर क्या अंदाजे हैं? क्या संभावनाएं दिख रही हैं? संभावनाएं तो बहुत रोमांचक हैं। जैसे इंटरनेशनल पेमेंट शायद बहुत तेज और सस्ते हो जाएं। फिर वो लोग जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, अरबों लोग हैं ऐसे, उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच सकती हैं। और शायद एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, जिसे वेब 3.0 कहा जा रहा है। कई सेंट्रल बैंक भी अब अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, सीबीडीसीज जिन्हें कहते हैं।
भारत का ई-रूपी पायलट भी चल रहा है, तो वो भी इस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझ रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। अरे हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। एक तो रेगुलेशंस की अनिश्चितता, वो सबसे बड़ी बाधा है शायद। दूसरा स्केलेबिलिटी, मतलब कुछ ब्लॉकचेन अभी भी बहुत सारे लेन देन एक साथ हैंडल नहीं कर पाते ठीक से। तीसरा, कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव, बहुत रिस्की निवेश है ये। चौथा, सिक्योरिटी, हैकिंग, स्कैम, ये सब आम बात है अभी भी। पांचवा, वो एनर्जी वाली बात जो हमने की कुछ ब्लॉकचेन के लिए। और हाँ, आखिर में आम लोगों में इसकी समझ, ये बहुत जटिल लगता है कई लोगों को। तो कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फाइनेंस को बदलने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन ये अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। मौके भी हैं और जोखिम भी भरपूर हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आगे चलकर क्या हम पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम और इस नई डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया को एक साथ मिलते हुए देखेंगे, या ये दो अलग-अलग रास्ते बने रहेंगे? इनके बीच का रिश्ता कैसा होगा? ये आने वाले वक्त की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होने वाला है।